अब सवाल ये आता है कि रिंकल्स बनते हैं कैसे। देखें, हम जब बार बार अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो बार बार क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे कहते हैं स्किन के ऊपर लाइन्स आ जाती हैं। अगर वक्त के साथ साथ हमारे पास बेसिकली ये लाइन्स जो होती हैं ये बिल्कुल पक्की हो जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं रिंकल्स कहते हैं। तो बोटॉक्स क्या करता है, बोटॉक्स पैरालाइज कैसे करता है, हमारे पास ये नर्व सेल को बिल्कुल भी तबाह नहीं कर रहा बल्कि उसे काम करने से रोक रहा है, ठीक है। बोटॉक्स जो होता है वो नर्व टर्मिनल के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये उन प्रोटीन्स को टेम्परेरी क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। कौन सी प्रोटीन, SNARE प्रोटीन, हमने बात की थी अभी बात की थी कि SNARE प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन कहाँ थी, हमारे पास वेजिकल के ऊपर लगी हुई थी एक, और कहाँ लगी हुई थी, हमारे पास एक लगी हुई थी नर्व टर्मिनल के बिल्कुल आखिर में, ताकि ये प्रोटीन और ये प्रोटीन आपस में चिपक रही थी। इसीलिए क्या होता है, हमारे पास ये जो वेजिकल था ये एंड तक आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास इन प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देंगे। जब ये प्रोटीन टेम्परेरी ब्लॉक हो गई तो हमारे पास ये प्रोटीन और ये प्रोटीन आपस में करीब नहीं आ पाएंगे। जब ये प्रोटीन आपस में करीब नहीं आ पाएंगे तो वेजिकल भी हमारे पास नर्व टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाएगा। जब वेजिकल नहीं पहुंच पाएगा तो वेजिकल अपने अंदर का केमिकल और हमारे पास को ट्रांसमीटर को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती हैं, ये टेम्परेरी डिसेबल कर देंगे। यानी कि नर्व सेल जिंदा है लेकिन वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल नहीं भेज पा रहा, ठीक है। मसल बिल्कुल सुकून में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोरहेड की, तो जब फोरहेड वाली मसल क्या हो गई, पैरालाइज हो गई, रिलैक्स हो गई, तो उसके ऊपर वाली जो स्किन थी जो पहले हमें अजीब सी दिखाई दे रही थी रिंकल्स वाली, और बिल्कुल क्या हो गई, स्मूथ हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। अब इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉस्मेटिक स्मूथिंग, ठीक है। तो क्या ये नुकसान है या फ़ायदा है, क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसका जो असर होता है टेम्परेरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बहुत ही स्मार्ट है। कुछ महीनों बाद 3 to 6 मंथ बाद हमारे जो नर्व सेल हैं वो नए SNARE प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है। वो प्रोटीन जब बन जाएंगे तो हमारे पास ये वाला बोटॉक्स का असर ख़त्म हो गया, ठीक है, दोबारा निकल बनना शुरू हो जाएंगे, तो दोबारा करवाना होगा। यानी कि इन शॉर्ट ये कोई परमानेंट हल नहीं है रिंकल्स ख़त्म करने का, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये फॉरहेड की मसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर नर्व सिग्नल लेके आ रही थी, जो नर्व सिग्नल लेके आ रही थी वो नर्व अब भी है लेकिन वो नर्व सिग्नल नहीं कैरी कर पा रही, यहाँ सिग्नल नहीं भेज पा रही, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेरी ब्लॉक है, ठीक है। और जो हमारे पास फॉरहेड की मसल्स होती हैं जिनमें रिंकल्स बनते हैं, ये एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है, ठीक है। आप गुस्से में होते तो क्या होता है, हमारे पास ये रिंकल्स बनती है, ठीक है। लेकिन अगर बार बार ऐसी कैफियत होगी, बार बार यही कैफियत होगी, तो हमारे आखिरकार ये मसल क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे और परमानेंट रिंकल्स बन जाएंगे यहाँ पर। कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल उलट, यानी कि हमारे पास ये टॉक्सिन क्या कर रहा था, ये टॉक्सिन बेसिकली हमारे पास नर्व को टेम्परेरी ब्लॉक कर रहा था। जबकि अगर हम जो अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ब्लैक विडो स्पाइडर, ठीक है। ये स्पाइडर जो होता है हमारे पास ये बहुत ही ख़तरनाक है। क्या करता है हमारे पास, ये एक मकड़ी, ठीक है, मकड़ी को स्पाइडर बोलते हैं। तो ब्लैक विडो स्पाइडर जो हमारे पास है एक मकड़ी, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन का नाम क्या है, अल्फ़ा लेट्रोटॉक्सिन, ठीक है। ये टॉक्सिन जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के सर्कुलेटरी सिस्टम को बाईपास करता है। किस तरीके से, मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन को या फिर नॉरएपिनेफ्रिन को निकलने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास ये नर्व टर्मिनल निकलने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम का सिग्नल लाजमी चाहिए। कैल्शियम जब अंदर दाखिल होगा तभी हमारे पास एक प्रोटीन एक्टिवेट होगी, एंड देन हमारे पास वेजिकल के ऊपर प्रोटीन लगी थी वो एक्टिवेट होगी, देन हमारे पास जो बेसिकली नर्व टर्मिनल के ऊपर प्रोटीन लगी हुई थी वो एक्टिवेट होगी, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, देन बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, फ्यूज होंगे मेम्ब्रेन से। ऐसा ही था ना, लेकिन यानी कि पहला जो सिग्नल चाहिए वो कैल्शियम का चाहिए, कैल्शियम दाखिल हो अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये जहर क्या करता है, टर्मिनल पर बेसिकली दो तरह से हमला करता है। क्या करता है, ये टॉक्सिन जो हमारे पास था, ये इसका अल्फा लीटोटॉक्सिन, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे पास ये जो नर्व सेल है, ठीक है, इनकी दीवारों में क्या बनाएगा, इनकी दीवारों में पोर्स बना लेगा, छोटे छोटे होल्स बना लेगा, सुराख बना लेगा, ठीक है। इन स्पोर्ट्स के ज़रिए क्या होगा, हमारे पास जो बाहर कैल्शियम मौजूद है वो बगैर किसी रुकावट के आराम से अंदर घुस जाएगा, ठीक है। जब नर्व सेल के अंदर घुस गया, कैल्शियम का बहुत बड़ा फ्लूइड घुस गया, तो अब टर्मिनल के अंदर क्या है, कैल्शियम का सैलाब है, फ्लूइड है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, सारी की सारी एसिटाइल कोलिन को जो कि वेजिकल के अंदर फिट बैठी हुई, ठीक है, वेजिकल के अंदर है, उन सारी वेजिकल्स को क्या कर देगा, निकाल देगा बाहर, डिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। तो सारी वेजिकल्स क्या हो गई, खाली हो गई, एम्प्टी इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि सारी वेजिकल, जितनी भी वेजिकल थी एक नर्व सेल में, सारी कहाँ चली गई। अब इस गैप में केमिकल यानी कि रिलीज़ हो चुका है, सारा केमिकल, सारा को ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। वेजिकल का पूरा स्टॉक जो है एक ही लम्हे में क्या हो गया, ख़त्म। अब साइनेप्टिक गैप में इतना ज़्यादा एसिटाइल कोलिन, इतना ज़्यादा को ट्रांसमीटर्स जमा हो चुके हैं कि जो अगला सेल है या फिर अगला जो नर्व सेल समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करे इसका, ठीक है। तो मरीज़ पर क्या क्या सिचुएशन गुजरेगी, ठीक है। जो उसका जो मसल्स होंगे वो सीवर मसल स्पाज़म, यानी कि मसल इतनी ज़ोर से बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे कि मरीज़ को शदीद दर्द होगा, क्योंकि सिग्नल बहुत ही एम्पलीफाई होकर जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से इतना ज़्यादा केमिकल यहाँ पर रिलीज़ हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा हमारे पास कि जो जब सारा एसिटाइल कोलिन ख़त्म हो गया, एम्प्टी हो गया,
और नया एसिटाइलकोलिन बनने में वक्त लगेगा, तो मसल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल थक कर बिल्कुल बेजान हो जाएंगे। अब ये जो जहर होता है हमारे पास ना, ये ब्लैक विडो स्पाइडर का, ये दुनिया के महंगे तरीन लिक्विड में से एक है, ठीक है। लेकिन ये तभी महंगा है इतना, यानी कि हज़ारों डॉलर में फ़रोख्त होता है अगर ये क्या हो, बिल्कुल खालिस हो और लैब क्वालिटी का हो, ठीक है। आम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं बेच सकते, ना ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन यूज़ करता है, बेसिकली हमारे पास जो हाई ग्रेडेड हाई एंड रिसर्च लेबॉर्ट्रीज होती हैं या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वगैरह होती हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट जो है इस जहर के कंपोनेंट्स पर, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई बना सकें जो क्या कर सके, जो क्रोनिक पेन, यानी कि जो बहुत शदीद पेन होता है, ठीक है, पुराना दर्द होता है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा होता है, क्रोनिक, ठीक है, उस पेन को ख़त्म कर। एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो स्पाइडर का जहर है ना, स्पाइडर का जहर ही इसका एंटी विनोम बनता है। यानी कि अगर किसी को ये स्पाइडर काट ले, ठीक है, तो उसकी जान भी हम इसी जहर से बचा सकते हैं। किस तरीके से, देखें, फॉर एग्जाम्पल इंसान का जिस्म जो है इतना ताकतवर नहीं है कि वो ब्लैक विडो या फिर सांप के जहर के खिलाफ फ़ौरन एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से, सबसे पहले बिल्कुल छोटी सी डोज, ठीक है, स्पाइडर का बिल्कुल थोड़ा सा विनोम जो होगा हम किसी जानवर के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये डोज इतनी छोटी होगी कि जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जानवर का जिस्म इस जहर के खिलाफ, जहर को क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटीजन। इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब उस जानवर के खून में बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जानवर के जिस्म से थोड़ा सा खून निकाल लेंगे, ठीक है। और उसमें से जो प्लाज्मा होगा, यानी कि खून के बेसिकली कंपोनेंट होते हैं ना, सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, तो हम प्लाज्मा को देखेंगे, ठीक है। अब प्लाज्मा में हम देखेंगे, उसको साफ़ करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, उसमें से एंटीबॉडीज़ को निकाल लेंगे, वो एंटीबॉडी जो इस स्पाइडर के जहर के खिलाफ बनी थी, ठीक है। अब ये प्यूरीफाइड एंटीबॉडी से हमारे पास क्या है, एंटी विनोम कहलाती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को, यानी कि ये ब्लैक विडो स्पाइडर क्या कर ले, अपना विनोम इंजेक्ट कर दे उसकी बॉडी में, तो क्या करेंगे, उसको ये एंटीबॉडीज़ देंगे, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, पर्सन की बॉडी में घुसकर जो जहर था उसके चारों तरफ क्या कर लेंगे, उसको लॉक कर देंगे, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, ठीक है। अब जहर क्या है, नर्व टर्मिनल की मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं हो पा रहा और ना ही पोर्स बना पा रहा है, ठीक है। जब जहर एंटीबॉडीज से बाइंड नहीं हो पा रहा, पोर्स नहीं बना पा रहा, जिस्म की सफाई करने वाले जो सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, क्या कर लेंगे, उसे ख़त्म कर लेंगे। Next organ, binding to the receptor. Acetylcholine released from the synaptic vessel diffuses across the synaptic space and bind to either of two postsynaptic receptor on the target cell, to presynaptic receptor in the membrane of the neuron that release to the acetylcholine, or to the other targeted presynaptic receptors. यानी कि ये मेरे पास क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। जब न्यूरॉन की नर्व एंडिंग क्या करेगी, केमिकल रिलीज़ करेगी, और केमिकल कहाँ पहुंच गया, हमारे पास गैप में पहुंच गया, यानी कि हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंच गया, ठीक है। जब एक बार यहाँ पहुंच जाएगा तो उसके बाद यानी कि उस केमिकल के पास, उस मैसेज के पास 3 रास्ते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता ये है कि सबसे आसान रास्ता कि पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ये केमिकल था ये कहाँ लगेगा, अपने टारगेट सेल की तरफ, ठीक है। अब टारगेट सेल के ऊपर 2 रिसेप्टर हो सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है, 2 में से, ठीक है। क्या पता निकोटीनिक रिसेप्टर हो या फिर क्या पता मुस्कुरानिक रिसेप्टर हो, ठीक है। निकोटीनिक जो होता है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि मुस्कुरानिक जो होता है हमारे पास रिसेप्टर वो देर में रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि निकोटीनिक किससे बना होता है, आयन चैनल होते हैं, जबकि मुस्कुरानिक जी प्रोटीन का बल होता है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसेप्टर कौन सा एक्टिवेट हुआ, जो निकोटीनिक उस पर था, ठीक है, यानी कि निकोटीनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ इस केमिकल से, ठीक है, यानी कि एसिटाइलकोलिन केमिकल है, तो इससे कौन सा एक्टिवेट हुआ, फॉर एग्जांपल निकोटीनिक। तो निकोटीनिक रिसेप्टर जो होता है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, यानी कि क्योंकि आयन चैनल होता है, जैसे रिसेप्टर लगा इस पर फ़ौरन काम शुरू हो जाएगा, जैसे रिसेप्टर हटा काम भी खत्म। लेकिन मुस्कुरानिक जो होता है हमारे पास, इसके ऊपर एक बार रिसेप्टर पर लग गया हमारे पास जो केमिकल था एसिटाइलकोलिन लग गया, ठीक है। अब अंदर क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, और जी प्रोटीन क्या करेगी, हज़ारों एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, और हमारे पास आखिरकार जो बेसिकली जब तक कि हमारे पास जो फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम है ना, तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा अंदर, तब तक हमारे पास ये काम चलता रहेगा, और इसमें टाइम लगता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेन रिलीज होता है, क्योंकि पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब इस सारे सिस्टम को ऑफ होने में वक्त लगेगा एज़ कम्पेयर टू निकोटीनिक रिसेप्टर। तो निकोटीनिक रिसेप्टर फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, जबकि मुस्कुरानिक रिसेप्टर देर से रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन थोड़ा लंबे टाइम के लिए इनका असर रहता है।
ये जो फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम होते हैं पहले से ही पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ही सेकंड मैसेंजर हमारे पास एक्टिवेट हुआ उसके कुछ सेकंड बाद ही क्या कर देंगे, इसको ये एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ऐसा रहता तो हमारे पास क्या होता है, सेल काम करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए CMP को जो सेकंड मैसेंजर था उसको डिस्ट्रॉय करना लाजमी होता है, ठीक है। अब एक बार जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे पास इसका काम भी रुक जाएगा। पहला रास्ता कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके पास ये ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन क्या होगा इस केमिकल के पास, कि वो क्या करे, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पर लग जाए, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जिस नर्व से निकला है उसी नर्व के एंडिंग पे जो रिसेप्टर होंगे निकल के वहीं लग जाए। अब ये केमिकल यहाँ पर लगिए क्या करेगा, ये बेसिकली सेंस करेगा, ठीक है। अगर बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन केमिकल हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस नर्व सेल को रिस्पॉन्स देगा कि अब मज़ीद एसिटाइलकोलिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा कि जो कैल्शियम चैनल होता है उनको ब्लॉक कर देगा। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, जब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो जो वेजिकल्स हैं हमारे पास वो डिफ्यूज़ नहीं होंगी मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, और वो अपना केमिकल रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, नर्व एंडिंग में डिस्कस किया था हमने कि ATP के रिसेप्टर भी थे, ठीक है। ATP के रिसेप्टर भी होते हैं जो कि मैसेज दे रहे होते हैं कि बस अब मज़ीद निकालने की ज़रूरत नहीं है, और हमने पढ़ा कि हमारे पास इसी केमिकल के रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी दवाई ने इस ATP के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो हमारे पास ये काम कौन संभाल लेगा, यानी कि दो ही काम कर रहे थे ना, अब ये केमिकल काम संभाल लेगा, ठीक है। अगर ऐसा ना होता, ठीक है, तो हमारे पास मुसलसल सिग्नल रिलीज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए एक काम को करने के लिए दो हमारे पास बेसिकली हम बोल सकते हैं चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटो रिसेप्टर। क्या कहते हैं, ऑटो रिसेप्टर, यानी कि अपने ही जहाँ से निकला था वहीं लग गया, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है इस केमिकल के पास कि वो क्या करें, अगर फॉर एग्जांपल नज़दीकी कोई हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम का नर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम का नर्व है, यानी कि एडिनर्जिक हमारे पास है न्यूरॉन। एडिनर्जिक यानी कि वो क्या रिलीज़ कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा अपने एंडिंग से, ठीक है। तो हमारे पास ये एसिटाइलकोलिन जो यहाँ से रिलीज़ हुआ है, ठीक है, वो यहाँ भी लग सकता है, ठीक है, एडिनर्जिक न्यूरॉन में भी लग सकता है रिसेप्टर पर। इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक रिसेप्टर। क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक रिसेप्टर। अब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट है, ठीक है, यानी कि बहुत सारा एसिटाइलकोलिन निकले जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये यानी कि बहुत सारा एसिटाइलकोलिन निकले जा रहा है, ये पैगाम हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को पहुंचाना ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके। इसलिए जो सिंपैथेटिक की नर्व होंगी उन पर क्या लग जाएगा, ये एसिटाइलकोलिन लग जाएगा। तो इस तरीके से सिंपैथेटिक की नर्व को क्या पैगाम मिल जाएगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, कि मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा घूम करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए काम होता है ताकि बॉडी क्या है, बैलेंस में रहे। एक सिस्टम एक्टिवेट है, दूसरा क्या करे, दूसरा थोड़ा स्लो हो जाए। यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन केमिकल जो इस सिंपैथेटिक सिस्टम के जो केमिकल निकल रहा है इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर। आगे लिखा हुआ है द पोस्ट सिनेप्टिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस द इफेक्टर ऑर्गन आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक। जहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्टिव ऑर्गन, यानी कि वो ऑर्गन जिस पे क्या करना है, एसिटाइलकोलिन ने काम करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑर्गन, इफेक्टिव ऑर्गन दो तरह के उस पर रिसेप्टर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इफेक्टिव ऑर्गन था, यहाँ पर केमिकल आया एसिटाइलकोलिन, तो क्या पता है यहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर, या फिर क्या पता है इस यहाँ पर क्या हो, हमारे पास मुस्कुरानिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, मुस्कुरानिक रिसेप्टर क्या होता है, थोड़ा देर से रिस्पॉन्स करते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है हमारे जो इख्तियार है मसल्स हैं हमारी, ठीक है, यानी कि मूवमेंट मसल्स की, तो उनके लिए होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल की मूवमेंट के लिए। जबकि जो मुस्कुराने के हमारे पास आता है वो इनवॉलेंट्री जगहों पर होते हैं, यानी कि ग्लैंड्स वगैरह हो गए, ठीक है, उन जगह पर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाथ गर्म कप पे लग जाए, ठीक है, तो कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, निकोटिनिक, ठीक है, ताकि उस वक्त क्या चाहिए, तो रिस्पॉन्स फ़ौरन चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए ये हमारे पास जो रिसेप्टर है बेसिकली हमारे पास ये आयन चैनल है, फ़ौरन इनमें काम शुरू हो जाए, सिग्नल जिसे मिला वैसे ही काम शुरू हो जाए। अगली बात लिखिए, बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर लीड टू अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद इन द सेल सच एज द इनिशिएशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन अ पोस्ट ganglionic फाइबर और एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम इन इफेक्टर सेल एज मीडिएटेड बाय सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब एक बार रिसेप्टर से बाइंड हो गया केमिकल, ठीक है, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है वो दो तरह का हो सकता है। क्या पता हमारे पास उसमें जो हमारे पास इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाए, यानी कि फ़ौरन से हमारे पास आइंस का मूवमेंट हो और काम शुरू हो जाए, ठीक है। जबकि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि क्या हो, स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाए, यानी कि जी प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ये वाला काम कहाँ होगा कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, यानी कि फ़ौरन आयन की मूवमेंट होगी, ये होगा निकोटिनिक रिसेप्टर में। जबकि स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिवेट होंगे, यानी कि जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ये किस रिसेप्टर की बात हो रही है, मुस्कुरानिक रिसेप्टर की बात हो रही है।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिसेप्टर था, ठीक है, तो इस पर क्या लगा, केमिकल एसिटाइल कोलिन लगा, तो हर बार एक ही तरह के एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। हर जगह मस्कुरानिक रिसेप्टर तो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मस्कुरानिक रिसेप्टर है, यहाँ पर मस्कुरानिक रिसेप्टर है, लेकिन जब इस पर एसिटाइल कोलिन लगेगा तो ये अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि इनके अंदर क्या होंगे, अलग अलग तरह के एंजाइम एक्टिवेट होंगे जगह के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट का साउथ है, ठीक है, तो इसके बाद मस्कुरानिक 2 रिसेप्टर थे, जब यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आके लगेगा तो यहाँ ऐसे एंजाइम एक्टिवेट होंगे जो कि क्या करेंगे, पोटेशियम को सेल से बाहर निकालेंगे। जब पोटेशियम सेल से बाहर निकलेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। जबकि जो ग्लैंड स्मूथ मसल वगैरह होता है, ठीक है, उनके ऊपर रिसेप्टर जो होते हैं वो मस्कुरानिक 3 M3 रिसेप्टर होते हैं। जब यहाँ पर केमिकल एसिटाइल कोलिन लगेगा तो क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा कि अंदर जो होगा कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर अंदर कैल्शियम की अमाउंट बढ़ गई और ये सेल था वहाँ पर स्मूथ मसल, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर अगर ये ग्लैंड था तो क्या करेगा, इसके अंदर की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। अगर ये सलाइवरी ग्लैंड तो क्या हो जाएगा, सलाइवा यानी कि थूक की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट राइडिंग है डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है चीज़ का छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में तोड़ देना, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जब एक बार निकल गया इसको तोड़ना है, मिली सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड में टूटता है, ठीक है, ताकि हमारे पास हर बार जब सिग्नल आए तो एक नया एसिटाइल कोलिन आए। अगर ऐसा ना होता तो हमारे पास जो रिसेप्टर होता उस पर एसिटाइल कोलिन लगा रहता, ठीक है। और अगर आपने पल्क झपकी है तो आपकी पलकें बंद खुलना होती, डायरेक्ट आप खुली रहती, ठीक है, यानी कि एक ही काम हो रहा होता। हमें हर सेकंड में, यानी कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें हर सेकंड में एक नया रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एसिटाइल कोलिन का क्या होना, टूटना लाजमी है मिली सेकेंड में, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है सिग्नल एट द पोस्ट जंक्शनल इफेक्टर साइट इज रैपिडली टर्मिनेटेड बिकॉज एसिटाइल कोलिन क्लीवेज एसिटाइल कोलिन टू कोलिन एंड एसिटेट इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि हमारे पास ये नर्व था, इसने क्या लीजिए एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो गया पोस्ट जंक्शनल इफेक्टर साइट, यानी कि अब इसके बाद जैसे ना बात की 3 रास्ते थे, क्या पता वो दूसरे उस पर लगा था, या फिर क्या पता वो लगा था हमारे पास किसी ऑर्गन पे लगा था, ठीक है, या फिर क्या पता वो दूसरी नर्व सेल पे लगा था। इन तीनों में से जहाँ भी लगा होगा उसको मिली सेकेंड में क्या होना होगा, डिस्ट्रॉय होना होगा, ठीक है, रैपिडली टर्मिनेट होना होगा। और किस तरीके से, क्लीव मतलब तोड़ना होगा उसको एंजाइम होगा हमारे पास एसिटाइल कोलिन स्टीरेस एंजाइम, वो क्या करेगा मिली सेकेंड के अंदर ही, यानी कि सेकंड भी नहीं गुजरा होगा, फ़ौरन से क्या कर देगा, तोड़ देगा। यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, फिर यहाँ लगा था, तोड़ देगा और तोड़ के क्या बनाएगा, उसको बना देगा एसिटेट और कोलिन को दोबारा यूज़ कर दिया जाएगा, नर्व सेल दोबारा यूज़ करने का, क्योंकि कोलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि एसिटेट जो है उसको दूसरे काम में लगा दिया जाएगा बॉडी के। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटाइल राइकोलिन स्टेरेस ये एक सीडो एसिटाइल कोलिन स्टेरेस एंजाइम है, यानी कि एसिटाइल कोलिन स्टेरेस एंजाइम तो एसिटाइल कोलिन को तोड़ा था, लेकिन ये सीडो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसी की तरह शक्ल हल्की फुल्की मिलती जुलती है, लेकिन ये असली एसिटाइल कोलिन नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पाया गया है, ये खून में प्लाज्मा में पाया गया है, प्लाज्मा में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर से कोई दवाई आए, असली एसिटाइल कोलिन को कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अगर बाहर से कोई दवाई आई जो हमने बेसिकली एसिटाइल कोलिन के लिए दी थी, ठीक है, यानी कि वहाँ असर करने के लिए एसिटाइल कोलिन की तरह शक्ल मिलती थी उसकी, ये क्या करेगा, उसको अपने अंदर इसके बेसिकली पॉकेट जो होते हैं इसके अंदर ना वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, उस दवाई को अपने अंदर बेसिकली फंसा देगा। जब वो दवाई फंस गई तो क्या कर देगा, उसको बेसिकली इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये उस दवाई को तोड़ देगा, और ये काम जो करता है बहुत स्लो करता है, इतना फास्ट नहीं करता जैसे एसिटाइल कोलिन स्टेरेस करता है, कि उसने मिली सेकंड में क्या कर दिया, एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसके पास जो दवाई आएगी जो कि हमने एसिटाइल कोलिन को यानी कि वहाँ काम करने के लिए दी थी, तो ये क्या करेगा, उसको पकड़ने को काफ़ी टाइम लगेगा इसको डिस्ट्रॉय करने में, इसलिए हमारे पास इसने क्या कर लिया, काफ़ी दवाई को अपने अंदर पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, बाकी जो दवाई बची थी वो जाकर अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, फॉल्स या फिर सीडो एसिटाइल कोलिन स्टेरेस बोलते हैं। सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, यानी कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि एसिटाइल कोलिन किस तरीके से निकल रहा है और आखिरकार किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा रहा है बॉडी में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि कोलिन और सोडियम दोनों अंदर एक ही रास्ते से आ रहे हैं, ठीक है। सोडियम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कोलिन के अंदर आने के लिए, ठीक है। तो सोडियम और कोलिन कहाँ आ गए, हमारे पास अंदर आ गए, नर्व सेल के अंदर। कोलिन खुद अकेला अंदर नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या कहते हैं, इस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं सोडियम कपल्ड ट्रांसपोर्ट। अब अंदर आते ही कोलिन को ये जो कोलिन आया हमारे पास, इसको एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोलिन बन जाएगा। अब एंजाइम कौन सा हेल्प कर रहा है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए को कोलिन से मिला देगा।
यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इज़ इनहिबिटेड बाय हीमिकोलिनियम, ठीक है। ये दवाई क्या करती है हमारे पास, ये सोडियम कपल ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती है, यानी कि हमारे पास सोडियम और कोलिन दोनों अंदर नहीं आ पाएंगे। जब अंदर नहीं आ पाएंगे तो एसिटाइल कोलिन बनने का अमल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अब एक बार जब एसिटाइल कोलिन बन गया, ठीक है, तो इसको खुला नहीं छोड़ा जाएगा नर्व सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या कर देंगे, इसको ख़राब कर डालेंगे, तोड़ डालेंगे। तो हमने क्या करना है, इस एसिटाइल कोलिन को वेसिकल के अंदर पैक करना है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एसिटाइल कोलिन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, वेसिकल में रखना है, ताकि वो डिग्रेडेशन ना हो पाए, उनकी तोड़ फोड़ ना कर सकें एंजाइम। अब एक ड्रग होती है हमारे पास, उसका नाम है VESAMICOL, यानी कि वीज़ामिकोल, ठीक है। अब ये ड्रग क्या करती है हमारे पास, इस एसिटाइल कोलिन को वेसिकल में पैक होने से रोकेगी। अब ये काम ये ड्रग कैसे करेगी, वेसिकल के ऊपर होते हैं ट्रांसपोर्टर, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, यहाँ से एसिटाइल कोलिन को उठाएंगे और वेसिकल के अंदर भेज देंगे। तो ये ड्रग क्या करेगी, इस ट्रांसपोर्टर को बंद कर देगी, यानी कि जब ट्रांसपोर्टर बंद है तो एसिटाइल कोलिन अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एट द एंड जब वेसिकल हमारे पास रिलीज़ करेंगे अपने अंदर का जो इनके पास था, तो वेसिकल खाली होगी, कुछ भी रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन तो हमारे पास ऑलरेडी जा ही नहीं रहा अंदर। एक ड्रग हो गई हमारे पास हेमिकोलिनियम, ठीक है, और दूसरी ड्रग हमारे पास हो गई वीज़ामिकोल, ठीक है। तो ये दो ड्रग हम बेसिकली इंसानों को नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम इंसानों को देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कि एसिटाइल कोलिन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ड्रग्स होती हैं, इनको रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम इन ऐसी ड्रग्स को जो कि एक्सट्रीम ख़तरनाक हो, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रूफ्स, ठीक है। ये सर्च वगैरह में काम आती हैं, एनिमल्स टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो इन शॉर्ट हमें ये पता होना चाहिए कि डोज मेक द पॉइजन, ठीक है। ये दवाइयाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं, लेकिन हम इनको पढ़कर ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली एसिटाइल कोलिन को पूरे तरीके से ब्लॉक करी है ना ये, तो हम किस तरीके से ऐसी ड्रग्स बनाएं जो कि पूरे तरीके से एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा ब्लॉक करें, ताकि जिनमें सिस्टम ओवर एक्टिव है तो उनका ये मसला हल हो जाए। अब अगली चीज़ हमें दिख रही होगी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम आयन, यानी कि कैल्शियम के गेट खुल गए। देखिए हमारे पास जब सोडियम और कोलिन अंदर आए थे ना, तो सोडियम की वजह से क्या हुआ था, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, ठीक है, यानी कि पूरा जो एक बिजली की लहर दौड़ी थी पूरा एंड तक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल की, यानी कि बिजली की जो रफ्तार होती है बहुत ही तेज़, यानी कि 1 से 100 किलोमीटर तक का सफ़र वो 1 सेकंड में तय कर सकती है। इतना तेज़ है ये, इतना तेज़ी से सफ़र कर रहा होता है। तो हमारे पास इतनी ही तेज़ी से क्या होगा, ये जो कोलिन था, ये एसिटाइल कोलिन हमको मिल भी जाएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है। और ये सारा काम हो कहाँ रहा है हमारे पास, यानी कि एसिटाइल कोलिन बनने का मतलब में इतना टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी नर्व सेल ने बहुत सारी जो वेसिकल्स होती हैं उनमें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा होता है एसिटाइल कोलिन, तो इतना मसला नहीं होता कि उसी वक्त बन रहा है, उसमें टाइम लगेगा, नहीं, फ़ौरन ये काम हो रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा बिल्कुल एंड तक, तो कैल्शियम गेट होता है, कैल्शियम जगह खुल जाएंगे और हमारे पास कैल्शियम जगह अंदर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन दिख रखा है, प्लस का मतलब होता है स्टिमुलेशन या एक्टिवेशन, ठीक है। तो कैल्शियम आयन जो अंदर दाखिल हुआ, ये क्या कर रहा है, इस वेसिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है कि वो क्या करे, अपने अंदर का मवाद बाहर निकाले। हम इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। रिलीज इज ब्लॉक बाय बोटेनियम टॉक्सिन, यानी कि जो टॉक्सिन हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम कह रहे थे बोटॉक्स, बेसिकली ये टॉक्सिन हमारे पास क्या कर रहा था, ये हमारे पास जाके इसका रिलीज़ होना ब्लॉक कर रहा था। किस तरीके से ब्लॉक कर रहा था, ये हमारे पास जो SNARE प्रोटीन से जो कि वेसिकल के ऊपर थे और एक एंडिंग में थे, ठीक है। जब दोनों मिल रही थी तो क्या हो रहा था हमारे पास, ये जो वेसिकल थी ये दीवार के फ्यूज़ हो रही थी, ठीक है, क्योंकि एक प्रोटीन कहाँ थी हमारे पास, वेसिकल के ऊपर, और एक कहाँ थी, बिल्कुल एंड पे, ठीक है। इनको हम कह रहे थे SNARE प्रोटीन। ये इन प्रोटीन को क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, ठीक है। जब ये प्रोटीन ब्लॉक हो गई तो वेसिकल दीवार के फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। जब वेसिकल फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे तो वेसिकल्स अपने अंदर का मवाद, केमिकल निकाल नहीं पाएंगी, कोर ट्रांसमीटर्स निकाल नहीं पाएंगी। जबकि इसी का उलट था हमारे पास स्पाइडर विनोम। स्पाइडर विनोम क्या कर रहा था हमारे पास, ये बेसिकली ये क्या कर रहा था, कॉसेस रिलीज हुए एसिटाइल कोलिन, यानी कि पोर बना रहा था। हम जानते हैं बहुत से रिस्पॉन्स में पोर बना रहा था। इसके जरिए क्या होता है कि बाहर जो कैल्शियम था वो एक ही दम बहुत ज़्यादा मिकदार में अंदर आ रहा था, ठीक है। यानी कि जितना भी इसमें स्टोरेज हुई हुई थी नर्व सेल में, वो सारा एक ही दम रिलीज़ हो रहा था, यानी कि ओवर एक्साइटेशन, एक्सट्रीम ओवर एक्साइटेशन करवा रहा था ये। अब ये क्या हो चुका है, वेसिकल से एसिटाइल कोलिन निकल चुका है। ये ब्लू कलर की बॉल्स आपको दिख रही है, एसिटाइल कोलिन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन निकल चुका है। अब एसिटाइल कोलिन को ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर हम जानते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा घूम रहे होते हैं और फ़ौरन से इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फ़ौरन से क्या कर देंगे, इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे, और कोलिन जो होगा वापस कहाँ चला जाएगा, अंदर रीअपटेक कर लिया जाएगा। और हमारे पास होता क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, ये अगर इसका रिसेप्टर यानी कि इसका रिसेप्टर ये था, ठीक है, सेल है, ठीक है,
और सेल के ऊपर ये जगह बनी हुई जगह खास इस एसिटाइल कोलिन के लिए, तो एसिटाइल कोलिन फ़ौरन यहाँ बैठेगा और इस जगह फिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जगह खास इसके लिए थी, ठीक है। जैसे ही बैठेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, यानी कि सेल के अंदर सेल क्या करेगा, कुछ रिस्पॉन्स करेगा। इसके बैठने से सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सेल क्या करेगा, कुछ रिस्पॉन्स देगा बदले में, इसलिए यहाँ पड़ेगा मैं इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। और हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो पोस्ट साइनेप्टिक हमारे पास रिसेप्टर है ये तभी एक्टिवेट होगा जब इसके ऊपर असली केमिकल आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह थी एसिटाइल कोलिन, तो अगर एसिटाइल कोलिन आएगा तब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, अदरवाइज प्योर केमिकल लग गया तो एक्टिवेट नहीं होगा। एक और बात याद रखिए कि हमारे पास जो नर्व सेल होते हैं ना, ठीक है, तो उनके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, यानी कि उनके ऊपर अपने भी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, और उनके ऊपर दूसरे उसके, यानी कि फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, ठीक है, तो इसके ऊपर सिम्पैथेटिक सिस्टम वाले जो रिसेप्टर थे वो भी लगे होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप दोनों तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम नर्व सेल को क्या कहते हैं, डुअल इनर्वेशन कहते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ये नर्व सेल था, ठीक है, इसका एंड का किनारा, ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, इसने यानी कि ये सिस्टम एक्टिवेट है, सिम्पैथेटिक सिस्टम जोरों शोर से एक्टिवेट है, ठीक है, तो क्या रिलीज़ हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है। जब नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स होंगे अल्फा 2 रिसेप्टर, यहाँ पर आके नॉरएपिनेफ्रिन लग जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आके लगेगा तो इस नर्व सेल को सिग्नल मिलेगा कि भाई तुम एसिटाइल कोलिन का निकालना बंद कर दो या बहुत ही हल्का कर दो, क्योंकि अब मैं एक्टिवेट हो चुका हूँ सही तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये फीडबैक देने के लिए बहुत ही लाजमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन, यानी कि कोलिन में भी रिकैप्चर्ड बाय सोडियम कपल्ड हाई एफिनिटी अपटेक सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल बैक इनटू द न्यूरॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास ये नर्व सेल था, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगे हुए थे, रिसेप्टर लगे हुए थे, सॉरी ट्रांसपोर्टर लगा हुआ, जो कि क्या करता है, सोडियम की हेल्प से, यानी कि सोडियम हेल्प कर रहा था और कोलिन क्या जा रहा था, अंदर जा रहा था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कपल्ड ट्रांसपोर्टर कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, कोलिन को सोडियम की हेल्प से नर्व सेल के अंदर खींच रहे होते हैं। और इसीलिए हम इस स्टेप को क्या कहते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन कितना निकलेगा नर्व एंडिंग से डिपेंड करता है कि कोलिन कितना गया अंदर, क्योंकि कोलिन ही रॉ मटेरियल फराहम कर रहा है ना, यानी कि कोलिन यूज़ कर रहे हैं, मेन चीज़ तो कोलिन है, ठीक है। तो अगर कोलिन अंदर नहीं जाएगा, यानी कि ये ट्रांसपोर्टर सुस्त पड़ गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, इनको हेमिकोलिन ने जो दवाई थी उसने बिल्कुल तरीके से ब्लॉक कर दिया, तो हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन बनने का अमल है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप।